Hello and welcome back, guys. Today in this video we are going to cover these few topics: introduction, principle, uses, advantages and disadvantages of ELISA, and we will be discussing this with in respect to plants के अंदर हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे. So first of all, what is ELISA? This technique is used to detect and measure antibodies, hormones and proteins in the blood. इस टेक्निक को हम इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हम किसी भी प्लांट के अंदर या ह्यूमन बींग्स के अंदर भी, इवन ब्लड के अंदर जो प्रोटीन्स या एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं उनको हम डिटेक्ट कर सकें. प्लांट्स के अंदर हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं. दिस इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन. मीन्स इनके बीच में जो इंटरेक्शन होती है ना, उसी को डिटेक्ट करते हैं हम कि किस तरह की इंटरेक्शन है. उसी के बेसिस पर हमें पता लग जाता है कि इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है, कौन से हॉर्मोन्स प्रेजेंट है, कौन सी मेटाबोलाइट्स प्रेजेंट है. सो ये सब चीज़ें. नेक्स्टली, enzyme linked immunosorbent assay for the qualitative and quantitative analysis of plant secondary metabolites. So plant के secondary metabolites जो होते हैं, ये plant कुछ organic compounds को produce करता है जो कि plant को प्रोटेक्शन का काम करते हैं. बाकी के जो एनिमल्स होते हैं, हर्बीवोर्स है, पेस्ट है, जो कि प्लांट पर अटैक कर रहे हैं, उनसे प्लांट को बचाते हैं. एज अ डिफेंस ये रोल प्ले करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. इसके साथ साथ ये इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने में भी हेल्प करते हैं. तो ये इनका एक कुछ सेकेंडरी रोल होता है. प्राइमरी जो मेटाबोलाइट होते हैं वो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ना, इनका इनडायरेक्ट रोल होता है. डायरेक्टली ये इन्वॉल्व्ड नहीं होते ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, लेकिन अब जैसे ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, डिफेंस में हेल्प कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को बेटर अडेप्ट करने के लिए हेल्प कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ रोल तो है ही इनका. नाउ दिस टेक्निक एलिसा, इट इज़ वेरी सिंपल, सिलेक्टिव एंड सेंसिटिव. जो टेक्निक है ये एलिसा की, ये बहुत ही सिंपल होती है, बहुत ही सिलेक्टिव होती है, कि ऐसा नहीं कि हर किसी प्रोसीजर के अंदर हम इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं. और बहुत ही सेंसिटिव भी होती है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा कि इसके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस होती हैं. अब क्योंकि इस टेक्निक के बहुत सारे फंक्शंस हैं, सो देयर हैज़ बीन अ ड्रामेटिक इंक्रीज़ इन देयर डिमांड. इसकी डिमांड में बहुत इंक्रीज़ हो गया था, क्योंकि फार्मा में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कॉस्मेटिक्स के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए, या फिर कोई भी फूड एडिटिव्स हैं तो उनको भी एनालाइज करने के लिए हम इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं. Quality control of commercial products having secondary metabolites is crucial, as quality affects their potential activity. Now, what is the need for the detection of these secondary metabolites? अब क्योंकि जो commercial products होते हैं ना, जिनके अंदर secondary metabolites होते हैं, उनको हम देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि उनकी क्वालिटी कैसी है. क्योंकि अगर उनकी क्वालिटी अच्छी होगी तभी तो उनका जो पोटेंशियल होगा वो ज़्यादा होगा ना, काम करने का, वर्क करने का. तो फिर इसी चीज़ के लिए हम क्वालिटी कंट्रोल को, इसकी क्वालिटी को ट्रस्ट करते हैं. क्योंकि ये टेक्निक सिंपल है, सिलेक्टिव है, सेंसिटिव है, तो इसके साथ काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्टिव, इसकी कंसंट्रेशन भी काफ़ी इफ़ेक्टिव लगती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी. आज की डेट में बहुत सारी और टेक्निक्स आ चुकी हैं और बहुत सारे मेथड्स हम यूज़ करते हैं ताकि हम प्लांट के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का एनालाइज कर सकें. क्योंकि आपको पता ही है ये मार्केट कितनी बड़ी है, कितने सारे ड्रग्स हैं जिनके अंदर ये यूज़ होते हैं, जैसे कि विनब्लास्टिन, मॉर्फिन, क्विनिन, बहुत सारे और भी बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जिनकी मार्केटिंग के लिए ये टेक्निक्स बहुत ज़रूरी होती हैं. और अगर हम एक बार एनालाइज कर पाएंगे, उसी के बाद हम जज कर सकते हैं ना कि ये ड्रग जो है ये सेफ़ है या नहीं है, कि जनरल यूज़ जो हम कर रहे हैं इस ड्रग का, जो क्लिनिकल यूज़ भी अगर हम कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए ये सेफ़ है या नहीं है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टेक्निक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Next is, ELISA is used as a novel form of indirect enzyme linked immunosorbent assay, has been devised for the detection of viruses in plants. Plants के अंदर viruses की डिटेक्शन करने के लिए भी हम इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं. Next come are the advantages of ELISA. इट इज़ अ सिंपल प्रोसीजर, वी ऑल नो, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, लेकिन स्पेसिफिक और सेंसिटिव भी है. क्योंकि हमने पहले ही बोला कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस को हम यूज़ करें, तो बहुत ही स्पेसिफिक भी है और सेंसिटिव भी है. इसकी इफ़िशेंसी बहुत ज़्यादा है और सेफ़ भी है, इको फ्रेंडली भी है. क्योंकि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हम यूज़ करते हैं और बहुत सारे जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हम यूज़ करते हैं जनरली, वो इस टेक्निक में ज़रूरत नहीं होती है उनकी. तो ये सेफ़ है और इको फ्रेंडली भी है. इसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि जितने भी हम रिएजेंट्स यूज़ करते हैं ना एलिसा की टेक्निक के अंदर, वो सभी लो कॉस्ट के होते हैं, चीप कॉस्ट पर भी हमें मिल जाते हैं. उनके लिए कोई हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है. इसके बाद अगर मैं इसके डिसएडवांटेजेस की बात करूँ, so ELISA is a labor intensive and expensive to prepare antibody, because it is a sophisticated technique and expensive culture cell media are required to obtain a specific antibody. labor intensive है, बहुत ही जिन experienced
वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है इस टेक्निक को करने के लिए, और थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है क्योंकि हमने कहा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को हम जज करते हैं ना, तो भाई एंटीबॉडीज़ जो बनती है ना उनको बनाना काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है, तो ये इस वे में थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी है और लेबर इंटेंसिव भी है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो हाई पॉसिबिलिटी ऑफ फॉल्स पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट्स बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट ब्लॉकिंग ऑफ द सरफेस ऑफ माइक्रोटाइटर प्लेट इमोबलाइज्ड विद एंटीजन। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है इसके अंदर कि जो हम रिजल्ट्स निकालना चाह रहे हैं वो ना आए। अगर हम सोच रहे हैं कि पॉजिटिव आना चाहिए तो हो सकता है वो नेगेटिव भी आ जाए, या नेगेटिव आना चाहिए तो हो सकता है वो पॉजिटिव आ रहा हो। तो ये भी हो सकता है क्योंकि जो भी हम इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं ना, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर स्पेशल मेंशन करा है माइक्रोटाइटर प्लेट, तो उसमें क्या होता है कि एंटीजन जो है वो इमोबलाइज हो जाते हैं, वो उसके अंदर रह जाते हैं, तो उसकी वजह से वो सरफेस को ब्लॉक कर देते हैं और उसकी वजह से जो है फॉल्स रिजल्ट भी आ सकते हैं। Now, antibody instability because an antibody is a protein that requires refrigerated transport and storage. अब जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ना जो हम यूज़ कर रहे हैं वो इंस्टेबल भी हो सकती हैं क्योंकि उनको बहुत ही ठंडा इन्वायरमेंट चाहिए होता है, लो टेम्परेचर चाहिए होता है, उनको हमें बहुत आराम से प्यार से स्टोर करना पड़ता है कि उसके अंदर कोई भी और जो बैक्टीरिया है कुछ भी है वो उसको इन्फेक्ट ना कर पाए, बाहर के इन्वायरमेंट से उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए एंटीबॉडीज़ के ऊपर। तो हो सकता है कि एंटीबॉडीज़ जो हैं वो इनस्टेबल भी हो सकती हैं क्योंकि अब है तो वो एक प्रोटीन ही ना, तो हो सकता है उसको लो टेम्परेचर ना मिले तो फिर वो ख़राब हो जाए। तो एंटीबॉडी इंस्टेबिलिटी इज़ ऑल्सो डिसएडवांटेज ऑफ एलिसा। इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे एंड आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।